Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the labor and industry law, and topic is employees compensation. तो employees का compensation यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो कि एक another welfare legislation है regarding the workers under the Code of Social Security 2020. तो मैंने आपको पहले बताया कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर बड़े सारे सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मेजर जो है वो अडेप्ट किए गए हैं फॉर द वर्कर क्लास, जिसमें आपने देखा ग्रेजुटी, इसमें आपने देखा पेंशन, इसमें आपने जो है प्रोविडेंट फंड को देखा। अब यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन भी है। एम्प्लॉय की कॉम्पनसेशन की बात तब आती है जब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वर्कर जो है किसी तरीके का एक्सीडेंट उसके साथ अक्कर हो जाता है, कोई एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो उस कंडीशन में उसको फिर कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न भी जो है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर किया गया है। कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट कोड ऑफ सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी 2020 से पहले था, लेकिन मैंने आपको पहले बताया इन सभी एक्ट को जो है मर्ज कर दिया गया है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में। तो कॉम्पनसेशन से रिलेटेड प्रोविज़न हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉम्पनसेशन की बात तब आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई भी एम्प्लॉई जो है वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम उसको कोई इंजरी जो है वहाँ पे कॉज हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो कॉम्पनसेशन जो है ले सकता है। इसके रिगार्डिंग जो है प्रोविज़न भी जो है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में किए गए हैं। इन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, लेबर वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर्ड टू बी अ सोर्स ऑफ द लेबर। तो ये लेबर है, वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं किसी भी काम के लिए। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि बहुत हद तक इन पे डिपेंड करती है। The responsibility of the safety of such laborer, worker and employees is on the employer. तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लेबरर, वर्कर और एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान रखे। एक्सीडेंट्स आर नेचुरल इन द इंडस्ट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री में एक्सीडेंट नॉर्मल है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट, तो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में एक्सीडेंट जो है ये क्वाइट नॉर्मल है। दे कैन नाइदर बी स्टॉप्ड नॉर अवॉइडेड। ना तो इनको रोका जा सकता है, ना इनको अवॉइड किया जा सकता है। एम्प्लॉय कॉम्पोजिशन एक्ट हैज़ बीन पास्ड फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट विच हैज़ नाउ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉम्पनसेशन एक्ट जो है इसी पर्पज़ से पास हुआ था कि एक्सीडेंट से जो डैमेज होता है वर्कर को उसकी भरपाई की जा सके। अब इस कॉम्पनसेशन एक्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया है सोशल सिक्योरिटी कोड में 2020 में। इट इज़ सोशल लेजिस्लेशन। इट मेन पर्पस इज़ टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू द एक्सीडेंटल वर्कर। BM हबीबुल्लाह वसी प्रिया स्वामी का केस है। इसमें साफ जो है मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि ये एक सोशल लेजिस्लेशन है जिसका पर्पस क्या है, एक्सीडेंटल वर्कर को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराना। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट, इफ एम्प्लॉय सर्वाइव्स, ही हिमसेल्फ इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन एंड इन केस ऑफ हिज डेथ हिज डिपेंडेंट आर एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। तो अगर एक्सीडेंट में एम्प्लॉय सर्वाइव कर जाता है तो वो खुद इंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन लेने के लिए। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं वो कॉम्पनसेशन के लिए इंटाइटल्ड हैं, बिकॉज वो एक अर्निंग हैंड था उस फैमिली का। उसके जाने से जो उसकी फैमिली को इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए फिर डिपेंडेंट्स को कॉम्पनसेशन वहाँ पे दिया जाएगा। द राइट टू कॉम्पनसेट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। तो मदन मोहन वर्मा वसी मोहनलाल के केसेस में ये बोला गया कि कॉम्पनसेशन स्टार्ट हो जाता है एट द डेट, उस डेट से जिस दिन एक्सीडेंट अक्कर होगा। अब देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न जो है एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी क्या क्या है कॉम्पनसेशन से रिलेटेड। इसमें मैं आपको जो मेन पॉइंट बताऊंगा वही आपने यहाँ पे उनको आपने तैयार करना है। सेक्शन 74 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, अ प्रोविज़न हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटी फॉर द कॉम्पनसेशन नेमली। तो
सोशल सिक्योरिटी कोड के कोड 2020 में सेक्शन 74 है जो कि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी टुवर्ड कॉम्पनसेशन जो है वो बताता है यहाँ पे। फर्स्ट, इफ द पर्सनल इंजरी इज कॉज्ड टू एन एम्प्लॉय बाय द एक्सीडेंट और एन occupational disease listed in the third schedule arising out of and in the course of the employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provision of this chapter। तो यहाँ पे आपने पहली बात यही बतानी है कि कोई पर्सनल इंजरी एम्प्लॉय को बाय एक्सीडेंट हो जाती है या फिर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाए। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे टेक्सटाइल मिल में काम करना, वहाँ पे जो फाइबर होता है उसके बड़ी सारी एलर्जिक प्रॉब्लम जो है, लंग्स की प्रॉब्लम जो है उस एम्प्लॉय को हो जाती हैं। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या है वो थर्ड शेड्यूल में बता रखे हैं। तो अगर कोई पर्सनल इंजरी हो जाती है या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है वो हो जाती है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करने के दौरान, हिज एम्प्लॉयर शैल बी लाइबल, तो एम्प्लॉयर जो होगा वो लाइबल होगा कॉम्पनसेशन पे करने के लिए इस चैप्टर के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। लेकिन इन कंडीशन में एम्प्लॉयर जो होगा वो लाइबल नहीं होगा। फर्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर। इंजरी ऐसी है चाहे वो टोटल है पार्शियल है, 3 दिन से ऊपर अगर नहीं है वो, उसकी जो इंजरी हुई है वो 3 दिन में रिकवर हो गई है, जो उससे ऊपर नहीं गई है वो रिकवर हो गया है, तो वो कॉम्पनसेशन के लाइबल नहीं होगा। इट मीन्स कि जो इंजरी है वो 3 दिन से ज़्यादा उसको बीमारी क्रिएट करे या उसको कोई डिसेबलमेंट उसे ऐसी हो जाए जो कि बड़ी लंबी बीमारी जो उसकी चले, एटलीस्ट 3 दिन से ज़्यादा चलनी चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटमेंट कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू, अगर कोई ऐसी इंजरी जिससे डेथ नहीं हुई है या कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटमेंट नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में द एम्प्लॉयर हैविंग बीन एट द टाइम देयर ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग, एम्प्लॉय ने जिस टाइम पे उसको ये इंजरी हुई वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही था लेकिन उस टाइम ने शराब पी रखी थी, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। सेकंड, द विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द एम्प्लॉय टू एन ऑर्डर expressly given or to rule expressly framed for the purpose of securing the safety of the employee, जानबूझ के जो एम्प्लॉयर ने कुछ ऑर्डर दे रखे हैं, कुछ रूल बना रखे हैं फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उनको विलफुली डिसओबीडियंस करता है, उनको नहीं मानता है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, वहाँ पे शूज़ जो होते हैं हैवी शूज़ डालने के लिए बोला जाता है, हेलमेट डालने के लिए बोला जाता है, और उसने उस टाइम पे हेलमेट नहीं डाला था और उसको ये डायरेक्शन थी कि हेलमेट पहन के ही वहाँ पे काम करना है, तो विलफुली डिसओबीडियंस किसी रूल और रेगुलेशन की जाती है, उस कंडीशन में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्डेड बाय द एम्प्लॉयज़ और एनी सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइस विच ही न्यू टू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय, जानबूझ के कोई सिक्योरिटी डिवाइस उसको प्रोवाइड किया गया उसको वो रिमूव कर देता है या उसको डिसरिगार्ड कर देता है और उसको कोई इंजरी सस्टेन्ड हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। पहला पॉइंट आपको ये तैयार करना है यहाँ पे। सेकंड है, एन एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज रेफर्ड इन द सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू अराइज आउट ऑफ द हैंड एंड इन द कोर्स ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही इज एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट or at the time of contracting occupational disease referred in the subsection acting contravention of the provision of any law applicable to him or any order given by or on behalf of his employer or that acting without the instruction from the employer। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हुआ है या कोई इंजरी जो वहाँ पे हुई है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपके पास, इफ एन एम्प्लॉयड इन द एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सेकंड शेड्यूल कॉन्टैक्ट एनी डिजीज स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल बीइंग एन ऑक्यूपेशनल डिजीज peculiar to the employment in the service of employer in whose service he has been employed or continuous period of not less than 6 months, then such disease shall be deemed to be an injury by accident within the meaning of this section।
तो इस एक्ट के अंडर जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होगा, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है 6 महीने से ज़्यादा काम ले रहा है और उसको वहाँ पे कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाएगा, तो इसको इस सेक्शन के अंडर क्या माना जाएगा, एक एक्सीडेंट ही माना जाएगा। फोर्थ आपके पास, एन एक्सीडेंट अकरिंग टू एन एम्प्लॉय वाइल commuting from the residence of the place of the employment or duty or from the place of employment to his residence after performing duty shall be deemed to have been arising out of the and in the course of employment। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि अगर एक्सीडेंट जो तब होता है जब वो घर से जो है प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा था या प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अपने रेजिडेंस को वापस जा रहा था, उस टाइम पे उसको कोई इंजरी हो जाती है तो उसको यही माना जाएगा कि ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही हुआ, कि मतलब कि वो काम ही कर रहा था, इसको काम करने के दायरे में ही लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट बाकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन नॉट लेस देन 3 मंथ नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू एनी, इस नोटिफिकेशन के अंडर जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है उसमें मॉडिफाई, कोई ऐड एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है कर सकता है। किसी भी एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड सेकंड शेड्यूल में जो है किसी तरीके की अल्ट्रेशन जो है थर्ड शेड्यूल में या किसी भी बाकी प्रोविज़न में कोई भी अमेंडमेंट, मॉडिफाई या ऐड कर सकता है किसी भी कंडीशन को। नेक्स्ट आपके पास, नथिंग हेयर बीन कंटेन शैल बी डीम्ड टू कन्फर एनी राइट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन एम्प्लॉय in respect of any accident or disease if he has been instituted a civil court a suit for the damage in the respect of accident। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि इस प्रोविज़न के अंडर जो कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर जो प्रोविज़न बता रखे हैं, राइट ऑफ कॉम्पनसेशन उस एम्प्लॉय का ख़त्म हो जाता है अगर वो डैमेज से रिलेटेड कोई सिविल सूट जो है सिविल कोर्ट में फाइल कर देता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और एनी पर्सन एंड नो सूट बी डैमेज शैल बी मेंटेनेबल बाय एम्प्लॉय इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सीडेंट और डिजीज। और इस तरीके से ना तो वो सिविल कोर्ट में अगर उसने कोई ऐसा केस लगा देता है तो फिर वो इस एक्ट के अंडर कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता। दूसरा, कोर्ट में ऐसा कोई भी केस मेंटेनेबल ही नहीं होगा इफ़ ही हैज़ इंस्टीट्यूटेड अ क्लेम टू द कॉम्पनसेशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इस एक्ट के अंडर, इस कोड के अंडर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जहाँ पे वो अपना सूट फाइल कर सकता था, अपना डिस्प्यूट लेके जा सकता था, अगर उसने वहाँ पे अपना कॉम्पनसेशन क्लेम के लिए जो है इंस्टीट्यूट किया हुआ है अपना क्लेम, तो फिर उस कंडीशन में सिविल कोर्ट में कोई भी डैमेज के लिए सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। If an arrangement has been made between the employee and his employer providing the payment of compensation in respect of the accident or disease in the accordance with the provision of this chapter, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में हुआ है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन से रिलेटेड इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो उस केस में फिर वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड माना जाएगा, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये प्रोविज़न जो है यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। सेक्शन 74 डिटरमिन्स द लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द कॉम्पनसेशन। तो सेक्शन 74 जो है एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बताता है कॉम्पनसेशन के लिए, इस कंडीशन में उसको कॉम्पनसेशन पे करना होगा। द लाइबिलिटी फॉर द कॉम्पनसेशन रिक्वायर्ड टू अराइज फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एक्सीडेंट एंड बी कॉज इन द कोर्स ऑफ, तो जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है होना चाहिए, बोला गया है। In a matter of Central Glass Industries versus Abdul Hussain AR 1948, it does not imply that the present injury is due to nature of employment. State of Rajasthan versus Ram Prasad का केस है, it was held that the employee had died due to the lightning while working in the workplace। इस केस को आपने तैयार करना है। कोई एम्प्लॉई जो है बिजली के कारण, जो बिजली आकाशीय बिजली होती है उसके चमकने के कारण वर्क प्लेस पे उसकी मौत हो जाती है, इसको भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना गया, डैमेज को जो है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है माना गया। ट्रस्टी ऑफ पोर्ट ऑफ बॉम्बे वर्सेस यमुना भाई, इट वाज हेल्ड दैट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स द पीरियड ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे यही है कि जितना टाइम वो उस काम को कर रहा था उस प्रीमाइस में, तो इसको कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है माना जाएगा। अब अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो 76 जो है अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन की बात यहाँ पे करता है कि कितना कॉम्पनसेशन यहाँ पे होगा।
Subject to the provision of this chapter, the amount of compensation shall be where death result from the injury an amount equal to the 50% of the monthly wages of the disease employed multiplied by the relevant factor, or an amount may be notified the central government from time to time, whichever is more. तो या तो अमाउंट वो होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या फिर वो अमाउंट जो कि उसकी जितनी भी मंथली वेजेस होगी उसका 50%, और साथ में उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा रेलिवेंट फैक्टर के साथ। तो जो उसकी मंथली वेज है उसका 50% और साथ में उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा रेलिवेंट फैक्टर। अब ये रेलिवेंट फैक्टर क्या है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इन रिलेशन टू द एम्प्लॉय मीन्स द फैक्टर स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द 6th शेड्यूल में जो फैक्टर बताए गए हैं वो रेलिवेंट फैक्टर हैं। रेलिवेंट फैक्टर में बेसिकली क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट उस पर्सन की एज क्या थी, लास्ट बर्थडे कब हुआ, और उसका कॉम्पोजिशन कितना बनता है, मतलब कि उसकी कितनी डिपेंडेंसी थी, उस पर कितने लोग डिपेंडेंट थे, उसकी एज क्या थी, उसकी जो है बर्थडे लास्ट कब थी। ये सारे फैक्टर हैं जिसके बीच पे एक स्कोर दिया जाता है इन फैक्टर के बेसिस, और उस स्कोर को जो है जो 50% वेजेस होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो उसको पे कर दिया जाएगा। वेयर अमाउंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, डेथ तो नहीं होती है लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, अब फ्यूचर में वो कोई भी काम नहीं कर सकता है, इस तरीके की इंजरीज को हो जाती है। एन अमाउंट इक्वल टू द 60%, उस कंडीशन में 60% अमाउंट मल्टीप्लाई बाय द रेलिवेंट फैक्टर। रेलिवेंट फैक्टर फिर वही उसकी एज कितनी थी, कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी उस पे जो उसके डिपेंडेंट हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या थी, जो वो फैक्टर बनेंगे उनका एक स्कोर वहाँ पे दिया गया है शेड्यूल में, 6 शेड्यूल में। उस रेलिवेंट फैक्टर के स्कोर के साथ जो है जो उसकी 60% सैलरी जो होगी एक महीने की उसके साथ जो है मल्टीप्लाई वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वेयर द परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब ये है कि वो कुछ टाइम तक है कोई भी वर्क जो है परफॉर्म नहीं कर सकता है। टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुई है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुई है कि वो थोड़े टाइम के बाद जो है वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन उतने टाइम तक वो कोई भी काम नहीं कर सकता। उस कंडीशन में उसको क्या क्या वहाँ पे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इन द केस ऑफ इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द 4th शेड्यूल, such percentage of compensation which would have been payable in the case of permanent total disablement as is specified in the being of percentage of loss of earning capacity caused by the। तो इस कंडीशन में पार्ट 2 4th शेड्यूल में जो परसेंटेज ऑफ कॉम्पनसेशन बताया गया है जो कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केसेस में दिया था, उसकी जो है अर्निंग कैपेसिटी को जितना लॉस हुआ है उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। इन द केस ऑफ एनी इंजरी नॉट स्पेसिफाइड इन द 4th शेड्यूल, अगर वो जो इंजरी हुई है 4th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, तो इन द केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट इज एप्रोप्रिएट टू लॉस द अर्निंग कैपेसिटी, इस कंडीशन में भी उसकी अर्निंग कैपेसिटी देखी जाएगी और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा वो असेस करेगा कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी गई है। जिस टाइम पे वो ठीक था उस टाइम पे जो उसने कमाना था, अब उसकी वजह से जितना वो नहीं कमा पा रहा है उसका एक जो है यहाँ पे असेसमेंट की जाएगी और उसको जो है कॉम्पोजिशन पे किया जाएगा। आगे आपने यहाँ से पढ़ना है द एम्प्लॉय शैल बी रिम्बर्स्ड एंड एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय हिम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज कॉस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर इंजरी उसको एम्प्लॉयमेंट के परमाइस जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है और जो भी उसने मेडिकल एक्सपेंडिचर किए हैं अपने जेब से वो सारे उसको रिम्बर्स्ड हो जाएंगे। ऑन द सीजिंग ऑफ द डिसेबलमेंट बिफोर द डेट ऑन विच एनी हाफ मंथली पेमेंट फॉल्स ड्यू देयर शैल बी अ पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हाफ मंथ ए सम ऑफ proportionate to the duration of the disablement of the half month। तो जितनी हाफ मंथ जो पेमेंट उसकी बनती है वो उसको की जाएगी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। इफ़ द इंजरी ऑफ द एम्प्लॉय रिजल्ट इन द डेथ द एम्प्लॉयमेंट शैल इन एडिशन टू द कॉम्पोजिशन, अगर इंजरी जो है उसकी वजह से बाद में उस वर्कर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में
डिपॉजिट विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अ सम नॉट लेस देन 15,000 रुपीज़ और सच अमाउंट एनी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके खाते में 15,000 रुपये एक्स्ट्रा डाले जाएंगे, या फिर वो अमाउंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताएगी। कुछ केस लॉ है आगे, जो 76 अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन आपने पढ़ लिया, जैसे एस मानिकराम मेट्रोपॉलिटन ट्रांसफर कॉर्पोरेशन में इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल शुड अडॉप्ट अ लिबरल अप्रोच वाइल डिटरमिनिंग द कॉम्पोजिशन। तो इस केस में कोर्ट ने यही बोला कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जब भी ट्रिब्यूनल जो है कॉम्पोजिशन डिसाइड करें तो वो लिबरल अप्रोच रखें, इंपॉर्टेंस दें लाइफ को, इंडिविजुअल को और उसकी फैमिली को। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मोहम्मद नासिर का केस है, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट द सेवरल फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन, द एम्प्लॉय डिसेबिलिटी टू द वर्क इज डायरेक्टली टू द डिसमेंबरमेंट। तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी कितनी लॉस हुई है काम करने की, फ्यूचर में क्या वो परफॉर्म कर पाएगा, कोई एम्प्लॉयमेंट ले पाएगा नहीं लेगा, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये कुछ केस लॉ है जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।